KGF शाह, जी आप इसे लड़ाई कहें, जंग कहें, बैटल कहें, जो कुछ भी कहें, कॉन्फ्लिक्ट कहें, युद्ध हाँ अगर उधर वाले जो हमारे हमसाए हैं वो उसे युद्ध कहें, तो या न्यूज रूम्स के तमाशे, जो भी कहें आप क्या उसको, था नाम, वॉर रूम, वॉर रूम इधर सिचुएशन रूम, तकरीबन एक बात कंफर्म हो गई, PAF वर्सेस IAF, देखिए बहुत सारे नाम नाम हैं। हो सकते हैं। इसके बाद ये हुआ कि इंडिया को कम से कम एक बात पता लग गई कि ये ना तो कोई क्रिकेट का मैच था इंडिया पाकिस्तान का, और ना ही ये कोई बॉलीवुड की फिल्म थी। अक्षय कुमार की नहीं, ऑपरेशन सिंदूर अब मूवी तो आएगी, जो भी होगा, लेकिन सवाल ये है कि ये वाली चीज नहीं नहीं, तल्ख हकीकत ये थी कि ऐसा नहीं होता कि आप अगर 15-20 साल से एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव के साथ, आपने पूरी दुनिया को ये बताया हुआ है कि आप बहुत अमीर हो गए हैं, आप बहुत ताकतवर हो गए हैं, जब आपका दिल करेगा आप कहीं पे भी घुस के मारेंगे और जीत जाएंगे। और टेक्नोलॉजी में आपने अन्नी पादी हुई है, और आपके CEO, आपके बंदे हर वड्डी कंपनी में CEO बने हुए हैं, टेक जॉइंट्स को भी आपने जफा डाला हुआ है, और यही बातें इन्होंने लोगों के दिमागों में क्रैक डाली। हो गया ये सारा इमेज। और ये कि अस्करी जो आपकी कुव्वत है और जो जौहरी तवानाइयाँ होती हैं, नहीं वो तो थोड़ी वड्डी गल हो जाती है, फिर दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं। मतलब कि जो अस्करी ताकत है वो खित्ते में, इन्होंने ये बताया था कि साडा मुकाबला डायरेक्ट चीन दे नाल है, ए पाकिस्तान ते भी छोटे मोटे गरीब गुरबा टाइप कुछ यही बताया हुआ था ना। देखिए बात यही है कि अब मैं भरपूर कोशिश कर रहा था। एक तो मेरी कोशिश ये थी कि आज हम ये प्रोग्राम करें ही ना, क्योंकि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा। हालात ऐसे हैं कि कौम एक पेज पे हुई भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेकर के आप और मैं तो एक पेज पर नहीं PMLN तक पूरी दुनिया एक पेज। MQM मैं कहता भाई, हूँ आप कामरान की कि स्टोरी एक को भूल पेज गए। जो है ना वो खुश हो रहा है कि रश बहुत पै गया, बहुत ऐसे कि सुपरहिट फिल्म जैसे लगी होती है, हाउसफुल है। खिड़की तोड़। हाँ, तो सिर्फ एक ही पार्टी नहीं है बेचारी, वो बेचारी मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि उनको ये मौका ही नहीं दिया गया कि अरे ऐसे कैसे, जब ये तमाशा शुरू किया गया है उधर से, और जो रफेल शफेल सटाले फ्रांसीसियां दी नक कटाती, तो उसके बाद उस दौरान हमने देखा कि यहाँ पर वो वाला सोशल मीडिया का सेक्शन जिनकी पूरी तरबियत की गई थी, जिनको प्रोफेशनली तैयार किया गया था, उन्होंने क्या किया था आपके सामने है। वो छिबियाँ दे रहे सन, आओ हुण निकलो मैदान च, हुण इंज करो, वो सब लोग वो कर रहे थे, हम जानते हैं। इवन जब राफेल गिरा भी लिए गए तब भी, जब यहाँ पर 10 मई हुआ है, क्योंकि वो क्या बात किसी ने कह दी कि हर 9 मई के बाद एक 10 मई होता है, 10 मई तो बाद अचानक से उन्होंने कहा कि ये सब हमने किया। सोशल मीडिया का महाज हमने संभाला हुआ क्या था। चाहती हैं? वाकई नहीं, सोशल मीडिया का महाज संभाला था, लेकिन उधरों आप क्या चाहती हैं कि मैं कुछ ऐसा बोलूं कि उसके बाद पीपल्स पार्टी वाले हों या नून लीग वाले हों, वो मुझे एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दें, लिस्टों में आपका भी नाम आ जाए, है ना? अच्छा, ये चाहती हैं आप छिपियां ना दें, ठीक है? मुझे बात करने दें। मैं इसीलिए आज भी ये बात नहीं करना चाह रहा था कि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि प्रोग्राम बंद कर देते हैं। आप मुझे प्रोवोक कर रही हैं कि मैं वो बातें कर जाऊं जज्बात में आके जो मेरे अपने ही खिलाफ इस्तेमाल हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं दबे लफ्ज़ों में बात करूंगा, ऐसा लगेगा कि मैं दरमियान की लाइन ले रहा हूं और उसी में मैं कुछ कहने की कोशिश करूंगा। अर्ज करने का मेरा मतलब पर बड़े बड़े कम्युनिस्ट हमने देखे। अरे सुन, हाँ वो थर थर का, मैं कह रहा हूँ 1 पेज के ऊपर इस वक्त आप सियासी जमातों को कुछ ना कहे, सुर्खे नीले पीले सब जो हैं वो लाल हरे, बिल्कुल। मैं 1 पेज की बात एक तरफ रखते हुए अर्ज में ये करना चाहूंगा। देखें, एक तो कम से कम इस कॉन्फ्लिक्ट से एक फैशिस्ट और पॉपुलिस्ट रिजीम जो इंडिया के अंदर है वो ना सिर्फ एक्सपोज हुई, कैपिटल की चंद हाथों में जो वो डिस्पैरिटी है क्लास, तो वो एक्सपोज हुई। और दूसरी बात यह है कि इंडिया के अंदर अब जब सवाल उठना शुरू हो गए हैं और ये पूछा जाने लगा है कि यही आपकी ताकत थी, यही आपके घुस के मारने का नैरेटिव था, तो ये बहरहाल एक एपरेंटली फ़ायदा नज़र आता है। किसका? लेकिन ओवरऑल दोनों मुल्कों में मार्जिन्स पर रहने वाले लोगों का, शायद इंडिया में जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, हाँ बिल्कुल, ये एक मैं ज़बरदस्ती का ऑप्टिमिज्म ला रहा हूँ
मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन जो नुकसानात हुए मुझे वो गिनवाने थे। उससे पहली बात तो ये है कि जब डेमोक्रेसी नहीं होती है और डेमोक्रेसी पर को हाईजैक कर लिया जाता है मिलिट्री कू के जरिए से या कॉर्पोरेट सेक्टर के जरिए से, या जैसे इंडियन हाइब्रिड रिजीम के जरिए से, जैसे भी होता है, दोनों तरफ जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं। उसके बाद चीज़ों को ईदर एंड और के सिनेरियो में देखा जाता है, आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं। इंडिया पाकिस्तान के फ्रेंड्स और फोर्स। इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में अगर आप वहाँ पर रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर रहे तो आप देशद्रोही हैं। यहाँ पर रहते हुए अगर आप अमन की बात करने की कोशिश कर रहे हैं या वॉर मॉन्गरिंग के अगेंस्ट बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आपकी वफादारियों पर जो है वो क्वेश्चन मार्क रेज हो सकता है। लेकिन इस बाइनरी से, नेशनलिज्मों की इस बाइनरी से नुकसान ये हो रहा है कि जो रियल डिबेट थी दोनों अतराफ में, जिसमें सवाल ये पैदा होता है कि जमहूरियत मजबूत हो, सिर्फ एक बड़े तबके का जमहूरियत के ऊपर कब्जा ना हो, सिर्फ ये ना हो इक़्तिदार के ऊपर कब्जा ना हो, मार्जिन्स तक बात पहुंचे, मार्जिन्स पर रहने वाले लोग जो हैं उनको रिस्क मिले, रोटी मिले, कपड़े मिले, मकान मिले, सेहत और तालीम मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, वो सब एक तरफ हो गई है। और अब बात या ये या वो तक आ गई है। ये हमारी पूरी पॉलिटिकल डिबेट बन के सामने आई है और पता नहीं अब ये कब तक चलेगी। अच्छा, यहाँ पर ये एक बड़ी हार है। नहीं काशी साहब, मैं इसको ज़रूर थोड़ा मैं बल्कि इसको कहूँगा कि ये कोलेटरल डैमेज है इस वॉर का। नहीं, कोलेटरल डैमेज इतना यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया है कि अब वो भी ना कहीं क्लीशे बन गया। अच्छा चलो ठीक है। तो इसके अंदर एक बात जो मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी, एक और भी तबका है जिन्होंने अपने जो कि पता है सबको कि वो रेवेन्यू की वजह से उनकी जो पीस की बात है ना, वो इसलिए नहीं है कि उन्हें ये मार्जिन्स पर रहने वालों का ये ख्याल आ रहा है या ये वो नहीं, ये वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या वो फनकार तबका है जो या तो खामोश रहा या फिर उन्होंने वो वाली लाइन ली कि उन्हों दी फिल्म रिलीज़ होने वाली सी या वो इंज कर लिया कि उत्थे बैन ना हो जाइए, ये वो इन्हां नाल चंगा तो बेचारा और ध्रुव राठी निकलिया थोड़ा फेवरेट। मेरा बिल्कुल फेवरेट नहीं। मेरा बस हुण नहीं, ऐसे ना ध्रुव राठी, ये तो आपने इल्जाम लगा दिया। बस करें। जाहिर है वो बेचारा अगर ये सब ना करता, जिस बंदे का इंफॉर्मेशन सोर्स इंडियन मीडिया हो तो क्या खैर, लेकिन अगर वो ये ना करता तो जाहिर है वो बैन होता। यही सब कुछ इधर देखने को मिला। एक सिंपल सा यूट्यूबर है, एक पैटी ब्रोजवा है, सिंपल सा तो नहीं है, हाँ मशहूर वाला है जो इस कॉर्पोरेट एल्गोरिथम के अंदर चलता है। हाँ बेचारे ने फिर 2016 दी ट्वीटां डिलीट करनियां पईयां। मैं आप जो मर्जी उसको कहें, मेरा कभी वो फेवरेट नहीं था, ना ही देशभक्त, बल्कि वो भी मुझे उनका नेशनलिज्म भी नजर आता था बिल्कुल ओपनली, और ना ही यहाँ पर जो सुर्खे हैं, आपको तो पता है कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ, ये बात नहीं है। और उन्होंने साबित करके दिखाया। और जो यहाँ के टिकटॉकर्स हैं, यहाँ के सुर्खों ने सबसे ज्यादा छलांगे लगाई हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगरचे ये कहा जा सकता है शुरू की बात, दिनों की बात जब ये कन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा था कि हाँ जी चलो एक बड़ी मार्केट है, वहाँ से रेवेन्यू कमाया जा रहा है, उनको क्या नाराज़ करना, लेकिन एक वक्त आता है कि आपको एक ऐसी पोजीशन लेनी ही पड़ती है। यही सारी बात है। अब रुक जाए, अब मुझे बोलने दें। काशिफ, मैं वो बात नहीं कर रही जो आप कह रहे हैं। अरे नहीं, मैं मुझे बताने थे ना कि मैं क्या करना चाहता हूँ। आपने खुद ही फैसला कर लिया कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और मैं आप कोई और बात कर रही हैं। आपको पोजीशन लेनी है, मतलब बगैर पोजीशन लिए आप ह्यूमैनिटी के दर्जे से नीचे गिर जाएंगे। बताएं मुझे, जवाब दें मेरी बात का। खामोश क्यों हैं आप? जवाब दे मेरी बात। नहीं, आप बोल क्यों नहीं रही? नहीं, आप हामिद मीर नहीं है। अच्छा। और ना ही मैं मियां नवाज शरीफ हूँ। हो नहीं सकती। मैं तो शुक्र करूंगा कि मैं हामिद मीर नहीं हूँ। आप शुक्र करेंगे कि आप नवाज शरीफ नहीं है? अरे नहीं, जोक था। आगे चलें। देखें, आप भी तो पोजीशन ले रहे हैं। मैं नहीं ले रहा पोजीशन। ओह अच्छा। मुझे तो आप बोलने नहीं देती ना, मसला ये है सारा। अच्छा ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर
पोजीशन से हट के बात करें ना, हिंदुस्तानियत और पाकिस्तानियत से हट के बात करें, तो हमें ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान बनने से पहले जब अंग्रेज़ यहाँ से जा रहे थे तो कुछ दीवाने ऐसे थे। अंग्रेज जा रहे थे? अच्छा, हमें तो बताया गया था कि हमने उनको निकाला यहाँ से। आपने मुताला हिंदुस्तान पढ़ी है या मुताला पाकिस्तान पढ़ी है? आजकल तो मुताला पाकिस्तान ही पढ़ रही हैं आप, ठीक है। जब अंग्रेज जा रहे थे यहाँ से तो उस वक्त भी कुछ दीवाने ऐसे थे जो ये बात कर रहे थे कि ठीक है, आपको नेशनलिज्म और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मुबारक हो, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो सदियों से पछड़े हुए हैं। वो नंबर्स में इतने ज़्यादा हैं कि अगर किसी भी कॉलोनियल सरकार के जाने के बाद उनके भले की बात की जाए तो शायद दोनों मुल्कों में तरक्की हो सके। और 1931 के सेंसस के मुताबिक, मैंने ये क्यों 1931 के सेंसस का हवाला दिया है मैं आगे बताऊंगा आपको, कि जो 51% के करीब ओबीसीज, और ये 1931 के आंकड़े हैं, आधा मुल्क जो था वो पिसे हुए तबके से ताल्लुक, अभी भी मुंह से मानते हैं ना कि 50-60% यानी कि दलित और आधे मुल्क से आपकी मुराद ये है कि उस वक्त का जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, 1931 की बात हो रही है, बिल्कुल, तो वो दोनों तरफ गुर्बत आई। यहाँ 40% तीनों बांग्लादेश को क्यों निकाल रहे हैं? ठीक है, तो वो 40, 50, 60% अभी भी 2025 में गुर्बत की लाइन के नीचे लोग रह रहे हैं। मैं अगर अर्ज करूँ ना, तो जिस वक्त पॉलिटिक्स बन रही थी और कांग्रेस की जो एक एलीट, यहाँ पर मीडिया में अमूमन ये सवाल पूछा जाता है कि जी हिंदुस्तान को क्या हो गया, वो सेकुलर था, लिबरल था, और वही सहाफ़ी जो पीएसएल पे बोल रहे होते थे, आईपीएल पीएसएल वगैरह पे, मेरी समझ, क्यों आप नाम क्यों नहीं लेते? नाम लें। हाँ। अहमद शहजाद, मुझे बताएं, अहमद शहजाद एक मतलब कि वो बना हुआ है क्रिकेट तज्जियाकार, ठीक हो गया, एक अचानक से दिफाई तज्जियाकार बन गया, ऐसी फनकार बरादरी का अचानक से दिफाई तज्जियाकार बन गए। नहीं, लेकिन हम क्यों इन बेचारों को कह रहे हैं? हमने देखा है कि ऐसे ऐसे सहाफ़ी जो कि सिर्फ हमें ये बताते थे कि पीएमएलएन वालों ने ये कह दिया, पीपी वाले ये कर रहे हैं, पीटीआई वालों के साथ ये होने वाला है, अचानक से हमने उनको भी दिफाई तज्जियाकार, सीनियर दिफाई तज्जियाकार बनते हुए देखा। मैं मतलब कि अरशाद पट्टी दिफा दे उत्ते तज्जिए कर रहा सी, मैं ते हैरान। पूरी सियासी जमातें भी दिफाई, मतलब, तो मैं ये, और मजे की बात कि आप मौसूल शुदा या गूगल शुदा इंफॉर्मेशन ही बोल रहे हैं, वो रफाल की बात हो, वो J-10C की बात हो, आप लोग इतना पक्का मुंह बनाकर ये सब कुछ कर रहे थे। फिर लेकिन गल होई है कि सारा रोकते गोदी मीडिया वाल मुड़ गया कि उन्होंने इंज किया, वो बरखा दत्त ने सारी लाइमलाइट ले ली, उन्हें ले ली की नाम, अर्नब गोस्वामी ने ले ली, यही कसर जनरल बख्शी ने पूरी कर दी। थे देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हम थोड़ी देर के लिए दिफाई तज्जिया निगार, तज्जिया तराश जो भी है उसकी सीट से उतर जाए ना, आप मुझसे पूछें कि इंडिया में अचानक से इतनी नफरत अंगेजी क्यों आई? अचानक से तो नहीं आई, ये 10-12 साल हो गए ना। मैं 10-12 साल की बात नहीं, ये किस्सा बहुत पुराना है, चूंकि हमारे यहाँ लोगों किस्सा निस सदी का नहीं, उससे भी ज्यादा, पौने की सदी हो गई, नहीं, उससे भी पहले की बात है। देखिए अफसोस की बात यह है कि जब कांग्रेस का डिक्लाइन हो रहा था, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तो पहला एतराज़ ही उन पर यह था, जो मेरा ख्याल है कि 70s तक वो एतराज़ बहुत ज़्यादा हो गया। दो एतराज़ात थे कांग्रेस पे, एक तो ये कि ये एलीट ब्राह्मणों की पार्टी है, अपर कास्ट लोगों की पार्टी है, जैसे मुस्लिम, जैसे ऑल इंडिया, हाँ, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो वो एतराज़ था, और दूसरा उन पे करप्शन का एतराज़ था, और रही सही कसर इंदिरा गांधी की, जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी उसने पूरी कर दी। तो कांग्रेस के खिलाफ वो जो सारी नफरत थी वो सब लोगों ने मिलके इकट्ठ बनाया। चरण सिंह थे, आई थिंक उनका नाम था, और उनको इलेक्शंस में कामयाबी भी हासिल हुई। ये और बात है कि भाई थोड़े अरसे के अंदर ही उनकी आपसी लड़ाइयों ने वो उनको कामयाब नहीं होने दिया, और फिर दोबारा कांग्रेस वापस आ गई। तो आप ये देखिए कि उस वक्त किस बात के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही थी। एक बहुत बड़ा एजेंडा ये भी था कि मुल्क की इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत और पछड़ी हुई ज़ातों पर मुश्तमिल है, हमें इन लोगों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए, और इसके ऊपर एक कमीशन बनाया गया मंडल साहब की सरबराही में। और फिर हुआ यही कि कांग्रेस के बाद जब दोबारा वीपी सिंह की हुकूमत आई, वो दोबारा से अलायंस था ना, नेशनल फ्रंट की हुकूमत आई थी,
तो यही एजेंडा था उस वक्त। इन्होंने आपसी राजनीति के लिए ये ट्रिक खेला कि मुल्क में मंडल कमीशन को उन्होंने लगा दिया और उसकी भी एक शिक को लागू किया, मतलब आरक्षण को या कोटे को बढ़ा के पछड़ी हुई जातों के 22 गालिबन पहले से था, मैंने लिखा भी था 22% था, और उसमें इजाफा कर दिया टोटल 49%, 50%, 49.5% कोटा सिस्टम हो गया, आरक्षण हो गया कि जो भी पछड़ी कराची हुई वाला सिस्टम तो नहीं हो गया? ओए होए देखो धमाका ही हो गया नाली। तो उसके बाद फिर जब अगर ये हुआ तो उस नेशनल फ्रंट का हिस्सा ये सारी पार्टीज थी, कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी भी उसमें शामिल थी, ठीक है ना। बीजेपी की लेकिन उस वक्त कोई इतनी वो से थी नहीं पॉलिटिकल, बन रही थी आहिस्ता आहिस्ता। तब ये भी तो हुआ ना कि फिर 49.5% जब कोटा की बात हो गई, पछड़ी हुई जातें या कास्ट का जो मामला चल रहा था, तो फिर ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਤਲੇ ਤਬਕੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਤਖਤ ਦੇ ਪਾਏ ਹਿਲਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? गठजोड़ ही कहते हैं ना। हाँ। फिर शहरी आबादी ने स्टूडेंट्स से स्पेशली उनके खिलाफ मूवमेंट चलाई, वीपी सिंह के खिलाफ और मंडल लेकिन वो स्टूडेंट्स ने जो मुहिम चलाई क्या वो ऑर्गेनिक थी? ये बात ये देखें, अब आप उस तरफ आ रही हैं कि इंडिया ऐसे क्यों बना जैसे आज है। ये अटल बिहारी वाजपेयी आई बिलीव, वो जो लड़का था जिसने अपने आप को आग लगा दी थी, उससे मिलने के लिए गया था, तब इन्होंने कहा था गवर्नमेंट वालों ने कि आप हमारे साथ भी हैं, आप उनके साथ भी हैं, तो फिर इन्होंने ये छोड़ दी थी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था वीपी सिंह के खिलाफ और उनकी हुकूमत मेरा ख्याल है कुछ थोड़े अरसे में। तो वीपी सिंह के अपने साथी भी तो उनके साथ मुकम्मल तरह से नहीं, लेकिन देखे ना उस दौर में उनके साथी, अगर तो आप अलायंस की बात कर रही हैं तो लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और भी लोग हैं जो पछड़ी भी जातों पहली मर्तबा पार्लियामेंट में। कितना मजाक उड़ाते हैं बॉलीवुड वाले। हाँ, वो उन्होंने लालू प्रसाद यादव का तो उन्होंने एक करैक्टर उन्होंने ऐसा बना लिया। हम जानते हैं तकरीबन 10-12 साल तक हर दूसरी बॉलीवुड मूवी में एक ऐसा करैक्टर होता था जो यादव साहब की एक वाइब लेकर आता था, और ये कहीं ना कहीं डीह्यूमनाइजेशन थी उस कास्ट की, उस लहजे की, उस अंदाज की। जैसे हमारे यहाँ क्लीशेस और बंगालीज को लेकर हैं या पंजाबी खवातीन के हवाले से हैं, या इवन सिंधी या पश्तून करेक्टर्स जिस तरह से हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। उधर भी छाया हुआ है, यूपी यहाँ पे भी छाया हुआ है। तब बीजेपी को पता लग गया कि फ्यूचर इसमें नहीं है। अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, उसी दौर की बात है, मैं 92 की बात कर रहा हूँ। ये लोग शुरू हुए 10,000 किलोमीटर का सफ़र करके ये वहाँ पहुँचे जहाँ पर राम मंदिर इन्होंने बनाना था, बाबरी मस्जिद के हैं, वो शहीद की गई। उस हवाले से पूरी एक जहन साजी की गई, जहन साजी थी। और उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, उस वक्त मीडिया कि इतने सारे चैनल्स भी नहीं थे, लेकिन वो जहन साजी चल रही थी और मुसलसल हो रही थी। तब बीजेपी ने ये स्मार्ट कार्ड खेला कि वो आबादी जिनको ये लग रहा था कि उनकी आइडेंटिटी को मंडल कमीशन के जरिए से शायद सबमिसिव बनाया जा सकता है, उनको उन्होंने कहा कि आपकी असल आइडेंटिटी तो हिंदू होता है, कांग्रेस वाले तो मुसलमानों को जो है वो नवाजते हैं, यही इल्जाम लगाया। आपकी असल आइडेंटिटी ये जो मिडिल क्लास है, नौकरी अपुन देगा, अपुन यहाँ का जयकांत शिकरे है, तो जयकांत शिकरे बन के जो अडवाणी जी और फिर बाद में कहते पाए गए कि वो गलती थी या ये, अरे भाई बाद में आप कुछ भी कहें, लेकिन वो बाबरी मस्जिद की शहादत का जो मामला है और ये तब से शुरू हुआ ये सारा कुछ के मंदिर यही और ये वो आज तक चल रहा है इन वन वे और द अदर। आप ये देखें ना 92 की अगर हम बात करें या 90s की पॉलिटिक्स की बात करें, ये जो आपने कहा कि ऑर्गेनिक था, ऑर्गेनिक नहीं था। स्टूडेंट्स का जो एक पूरा वो इवन पॉलिटिक्स के अंदर गर्द उड़ाना और जाति को लेकर के एक धूल झोंकना और हिंदुवता का नारा लगाना, एक आइडेंटिटी का नारा लगाना, ये इसका जो बिजनेस मॉडल था वो कॉर्पोरेट सेक्टर उसको चला रहा था। ये वो दौर था जब इंडिया में अब आपका फेवरेट मौजू आ गया, न्यू लिबरल इकोनॉमी ने कदम रखा, प्रवेश किया। मतलब वो प्रवेश कैसे करना होता है, वो ये करना होता है कि जी आपने प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दी, आपने
जो है वो हुकूमत का रोल कम से कम कर दिया मार्केट के ऊपर। ताजिर का रोल कर दिया। आपने बजट को बढ़ाने के लिए चंद हाथों में फैसले दे दिए, मार्केट की हुकूमत कायम कर दी, और अचानक से सब ब्यूटी पेजेंट्स पर आपका राज हो गया। अचानक से आप, ये कैसे, ये ऑर्गेनिक? आप इंटरनेशनल एक वो कमोडिटी बन के सामने। क्योंकि जिस न्यू लिबरल इकोनॉमी की हम बात करते हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा सेक्टर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का है, और वो मैं इसकी डिटेल में नहीं ये जानता, मार्केट बहुत बड़ी थी। मैं इसकी क्रिकेट जैसे इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, बॉलीवुड क्रिकेट सब कुछ उन्होंने, हाँ। मैं हाँ ना, बॉलीवुड से वो ये है ना कि मूवीज वो कुली क्या की है, बजाय जो है वो 80s में कुली बन रही थी, और फिर बाद में वो क्या है, कुछ कुछ होता है, करण कभी जौहर खुशी साहब, कभी गम। करण जौहर आ गया, करण जौहर का मॉडल। सर देखिए 90s में वहाँ पर रिलीजन की बुनियाद पे जो पॉलिटिक्स हुई उसने एक बड़ी क्लास को ब्रेन वॉश किया, और ये तमाम काम कॉरपोरेट सेक्टर की सरबराही में किया गया। और 90s में यहाँ पर भी मजहबी शिद्दत पसंदी आई, और हमारे यहाँ तो खैर अगर हम उसके ऊपर तो नून लीग एक की अलग बात ही, करें, नहीं वो तो इस बात को इसके ऊपर एक अलग शो बनता है। लेकिन आप देखें ना कि नवाज लीग तो शर्माती नहीं है इस बात से, ये कहते हुए कि हम जो है वो लिबरल ऑर्डर के मानने वाले, हम प्राइवेटाइजेशन के हक में हैं। वो तो समझ, वो तो अभी भी आप उनसे बात करें वो सब लोग सामने से आके कहते हैं कि मको केड़ी कमिटमेंट। वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मैं बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में भी बाद में भी प्राइवेटाइजेशन हुई, न्यू लिबरल ऑर्डर इनकलकेट या इम्पोज करवाने के लिए, मैं किसी की भी नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम वो सामने से तो ये कहते हैं ना। एक सीधी बात ये है, दो इदारों की प्राइवेटाइजेशन की वक्त ना पीपल्स पार्टी बहुत बोलती है, एक स्टील मिल्स और दूसरा पीआईए, और यही अजीब सा एक वो है हुस्न इत्तफाक देखिए कि इन्हीं दो जगहों पर पीपल्स पार्टी के दौर में सरकारी भर्तियां सबसे ज्यादा हुई हैं। नहीं वो फिर आप देखें ना, हुस्न इत्तफाक बिलावल भुट्टो ने यहाँ पर बहुत खुले लफ्जों में ये कहा है कि छोटे किसानों को प्राइवेटाइजेशन के नुकसानात से बचाने के लिए, और सिंध में ये बात ऑन रिकॉर्ड है, जो है वो है। मतलब जाहिर सी बात है कि उनकी पॉलिटिक्स इस तरह की है कि वो उस तरीके से सेंटर राइट की, अब मैं क्या बात करूं, यहाँ पर वो वन पेज मुझे याद आ जाता, मैं कोई फेवर नहीं कर सकता किसी की, लेकिन बहरहाल जो आप बात कर रही हैं ये उसी सियासत का शाखसाना है जो आप फरमा रही हैं। ये दोनों अतराफ में ईदर और को निकाल के अगर हम थोड़ा सा भी गौर करें तो वहाँ मंडल कमीशन चले, मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर वीपी सिंह की नीयत के ऊपर मैं नहीं कह सकता, मुझे पता है कि वो पॉलिटिक्स हो रही थी, जाति के नाम पे पॉलिटिक्स हो रही थी। यहाँ पर भुट्टो साहब जब थे तो वो बात कर रहे थे, सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे थे ना, कर रहे थे, और दूसरी तरमीम करके चले गए। मैं फिर इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं डिफेंड करूं इस चीज को। मैं फिर यही कहूंगा आपको कि आहिस्ता आहिस्ता दोनों अतराफ में पॉपुलिज्म का बाजार गर्म होना शुरू हो गया। वहां पर पॉपुलिज्म ज़्यादा शदीद तरीके से इसलिए आया कि वहाँ का कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ा है। जैसे उन्होंने जमहूरियत को हाईजैक किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर मोदी के सूरत में जिसने गुजरात में मुसलमानों को कत्ल करके अपने आप को शो किया कि उससे बड़ा तो रिप्रेजेंटेटिव हो ही नहीं सकता आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का पूरी दुनिया में। अच्छा, मजे की बात ये उसी है की खट्टी खारा आज तक। मजे की बात ये है कि उसी बंदे के चाहने वाले गोदी मीडिया वाले, खैर होने कोई फर्क रह नहीं, बाइनरी तो कोई रही ही नहीं। इंटरनेशनल मीडिया में बैठकर आप जिन तालिबान लीडर्स की तस्वीरें दिखा कर पाकिस्तान ते मन है कि असी एक काम, मतलब हमारा तो वजीर दिफा माना कि हम ये डर्टी लॉन्ड्री कर रहे थे, पर हम अब इसमें नहीं हैं उस तरह से। और ये कल की खबर क्या है कि इस पूरे खित्ते में इंडिया को जप्फी किसने डाली? किसने?
बस इस पर तो यल्दा हकीम ही हमें बता सकती हैं अब के तालिबान कितने फेमिनिस्ट हैं और वो कितने आखिरी- अच्छे हैं, आखिरी बात क्योंकि तो- वो उनके दोस्तों के साथ जफियां पपियां कर आप रहे भी वही हैं। कर रही हैं ना, आप भी वही बात कर रही हैं कि ईदर एंड और वाली अरे सिचुएशन। नहीं, ये पॉपुलिज्म का दोनों अतराफ में वो नुकसान है। इंडिया की डेमोक्रेसी उनके हाथ में है, हमारी डेमोक्रेसी तो कभी थी ही नहीं यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए आई जितनी फ्रजाइल जैसी होती है, और जो फिर हमारे लीडर होते हैं उनकी जो कमिटमेंट है डेमोक्रेसी की तरफ। नहीं, जमहूरियत तो अब इस मुल्क में कैदी 804 दी रिहाई तो बाद ही मैं आई। फिर वही बात करूंगा राहुल गांधी की, टाटा बाय बाय, खत्म वो। शेख रशीद को याद किया करें। भाई इस मामले में खुशकिस्मत सिर्फ हमारे वजीर आजम साहब साबित हुए हैं, उनकी किस्मत में ये जीत लिखी थी। इस पर तो एक पुराने DGI-SPR थे, बड़ी इंटर्नशिपें हुई हैं उनके दौर में सोशल मीडिया वालों की, उनकी एक मशहूर ज़माना ट्वीट याद आ रही है। देखें आपको क्या याद आ रहा है वो आपकी याददाश्त के ऊपर मुनहसिर है। मुझे जो याद आ रहा है वो ये है कि हमारे एक दोस्त होते थे, मैं एक सरकारी कॉलेज में पढ़ाता भी रहा हूँ लिटरेचर, इत्तेफाक की बात ये जवानी में। तो अब सरकारी कॉलेज की हालात ये होते थे कि हमारे कोलीग थे, तो वो दिसंबर के टेस्ट होते थे, वो टेस्ट गुम हो गए, जो बच्चों से टेस्ट लिए थे वो गुम हो गए, आंसर शीट्स गुम हो गए, ठीक है। और प्रिंसिपल साहब ने मांग लिया कि भाई रिजल्ट देना है बच्चों को, तो उन्होंने क्या किया कि एक मार्क्स शीट ली और अपने एक दोस्त को कहा कि तुम इस पे, मैं रोल नंबर बोलता हूँ, तुम आगे नंबर उस दे। दोस्त का नाम क्या था? अब मुझे याद नहीं है उस दोस्त का नाम। तो उन्होंने कहा जी I फला, can guess. और उन्होंने कहा जी फला रोल नंबर, उन्होंने कहा जी इसके लिख दें जी 40 नंबर, वो 40 नंबर लिख दें। फला रोल नंबर, उन्होंने कहा जी इसके लिख दें आप 43, लिख दिए 43। फला रोल नंबर, उन्होंने कहा जी आप इसके लिख दें 33। तो उसने 33 की बजाय ना उससे 73 लिखा गया। तो उसने कहा कि सर मैं तो 73 लिख बैठा है, तो गलती थी की। उन्होंने कहा, कोई गाल नहीं, बाल दी किस्मत तो देखो सही। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि शबाज दी किस्मत ता वेखो साईं। बहरहाल ये मानना पड़ेगा कि शरीफ बरादरान किस्मत के धनी है।